चलिए शुरुआत करते हैं भारत की बात। बताता हूं मैं पहली खबर आज की। ईरान और अमेरिका जंग के 21 दिन हो चुके हैं। ईरान सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। होर्मुज को लेकर दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सेकंड वाला प्लान बता दिया है दुनिया को। तस्वीर तो आपको दिखाई रहे हैं। देखिए, ईरान अपने टॉप नेताओं और अधिकारियों को खोने के बावजूद इजराइल पर लगातार क्लस्टर बम बरसा रहा है। तेल अवीव सहित कई जगहों पर इससे नुकसान भी पहुंच रहा है। दावा हर जगह से किया जा रहा है। तस्वीर देखिए। क्लस्टर बम है। क्लस्टर मतलब एक साथ ये बमों की बारिश कह लीजिए। लेकिन उधर इजराइल का ईरान पर टारगेट सेट है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है इजराइल, और इजराइल का ईरान में यह टारगेट सेट है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को चुन चुन कर यह निशाना बना रहा है अब इजराइल। ये देखिए, तुम आते तो ईरान हर दिन इजराइल पर मिसाइलों की बौछार या बारिश कर रहा है। उसका वो एक नाम देता है, और ये इजराइल पर ईरान के हमलों की कौन सी लहर? 67वीं लहर है। देखिए जरा। दोनों तरफ से जवाबी पलटवार हो रहा है, और इस बीच इजराइल ने ईरान के नेवी को टारगेट कर दिया है। कई जवानों के मारे जाने की यहां पर आशंका है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब विस्तार से। ये सैटेलाइट इमेज है। ईरान की नेवी को इजराइल ने बनाया निशाना। ये इमेज सैटेलाइट तस्वीर। उधर अमेरिका भी ईरान में घुसकर मार रहा है। अमेरिका ने ईरान में हमलों की तस्वीर जारी की है, वो आपके सामने रख रहे हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर तबाही मचा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान जवाबी पलटवार जोरदार तरीके से कर रहा है। पीछे बिल्कुल नहीं, बैकफुट पर बिल्कुल नहीं। तो ईरान के मिडिल ईस्ट में तेल और गैस प्लांट पर हमले से टकराव काफी बढ़ चुका है। मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। ईरान से जल्द हमले रोकने की अपील की गई। तस्वीर। उधर सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दी है। अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो सऊदी अरब इसका करारा जवाब देगा। और इसके बाद सऊदी अरब ने अपनी सेना की ताकत का एक वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पर लेकिन सवाल उठ रहे हैं, आखिर सऊदी अरब का प्लान क्या है? उधर दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन ने भी आज युद्धाभ्यास देखा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस युद्ध में ईरान का समर्थन कर चुके हैं, ये बड़ी बात है।
कोरिया की भी अपनी तैयारी और किम जोंग इसकी अगुवाई करते हुए ये तस्वीरें आपके बीच हमने रख दी। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच आज बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए, जंग के आगे का प्लान बताया और ट्रंप ने 2 सेकंड में ईरान का खेल खत्म करने की बात कही थी। तो तब जब अमेरिका के कई फाइटर और ड्रोन को ईरान ने निशाना बना दिया है। Raytheon is building 4 factories. Lockheed is building 5 or 6 factories, and क्या अमेरिका ईरान को 2 सेकंड में खत्म कर सकता है? अमेरिका ईरान जंग के 21वें दिन ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी। ट्रंप की यह धमकी तब आई जब ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट को निशाना बनाया। Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but ईरान ने मिडिल ईस्ट में तेल और गैस प्लांट पर हमले के बाद होर्मुज में वसूली शुरू कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित पार करने के बहाने वो कट मनी ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 18 करोड़ की वसूली भी कर चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप होर्मुज में अमेरिकी सेना उतार देंगे? होर्मुज के पास अमेरिका ने 2 जंगी जहाज भेजकर तनाव और बढ़ा दिया है। और इसके साथ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या होर्मुज में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका 2 जंगी जहाज होर्मुज के बेहद करीब पहुंच चुके हैं अमेरिकी, और दावा है कि इस पर 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो आखिर क्या है ट्रंप का प्लान? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कायर भी बता दिया इसके साथ ही, लेकिन होर्मुज पर इन्हीं देशों से ट्रंप मदद भी मांग रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद भी है, गुहार लगा रहे हैं और कायर भी कह रहे हैं साथ साथ। अब ये 6 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करने और ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। ये 6 देश दिखा भी रहे हैं, देखिए, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये होर्मुज ईरान में। और इन देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की है और उससे तुरंत ऐसी गतिविधियां बंद करने को कहा है। तो ये सवाल है कि क्या ये मदद करने आएंगे, क्योंकि यह भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो तो सत्ता से निकल जाएंगे और फ्रांस भी अपने आप को तटस्थ रखा हुआ है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन होर्मुज के करीब अमेरिका ने हमला किया है। बंदर अब्बास पर हमले का एक वीडियो सामने आया है और वो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो तनाव सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल में नहीं है, बाकी के देश भी तो इसके सद में आ रहे हैं। हर जगह ग्लोबल इंपैक्ट है इसका। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है। ईरान ने यहां जहाजों को रोक रखा है और इतना ही नहीं, वो जहाजों को सुरक्षित जाने के लिए वसूली भी कर रहा है, यानी टैक्स लगा रहा है। और अब जरा देखिए ईरान ने कैसे होर्मुज से दुनिया को चेतावनी दे दी है, अगले आदेश तक कोई जहाज आगे नहीं बढ़ेंगे। Navy. Iran, just attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. अब इसका असर इम्पैक्ट जो होगा और जो भी तैयारी है उसके बारे में डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि ईरान ने एक निजी तेल टैंकर से 18 करोड़ रुपए की वसूली की है टैक्स के रूप में। यह वसूली होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति के बदले है। हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई है कि यह जहाज किस देश का है। जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है वो लॉयड्स लिस्ट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने समंदर में सुरक्षित रास्ता बनाया हुआ है जहां से केवल मंजूरी मिलने वाले जहाज ही गुजर सकेंगे। जहाजों को सुरक्षित निकालने के बदले ईरान टैक्स वसूली कर रहा है और ईरानी फौज ने ऐसे जहाजों के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू कर दिया है जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा ईरान की तरफ से। और अब तक सभी देशों के मिलाकर 9 जहाज इस कॉरिडोर से गुजर चुके हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देश सीधे ईरान से बात कर रहे हैं ताकि जहाजों को सुरक्षित रास्ते से निकालने की इजाजत मिल सके। इस बीच दुनिया के 6 देश हॉर्मुज स्ट्रेट पर मिशन तैयार कर सकते हैं। हालांकि मिशन के लिए अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ये डिटेल्स। लेकिन हॉर्मुज को लेकर क्या है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान, जरा सुनवाते हैं आपको, सुनिए। The American effort to open the Straits of Tiran. मुझे ये युद्ध लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका बहुत मेहनत कर रहा है और हम हर संभव तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके, और मुझे लगता है वो कामयाब होंगे। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। And the United States are protecting America, Israel. NATO. वो स्टेट को बचाने के लिए हमारी मदद नहीं करना चाहते, उन्हें ही इसकी जरूरत है। अब वो ज्यादा अच्छे हो रहे हैं क्योंकि वो मेरा रवैया देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, अब बहुत देर हो चुकी है। तो देख रहे हैं आप कितने टेंशन में है दुनिया, कितना तनाव है, डोनाल्ड ट्रंप पर कितना प्रेशर होगा, बेंजामिन नेतन्याहू पर कितना प्रेशर होगा, और अस्तित्व बचाने की लड़ाई तो ईरान रहा है। लेकिन इधर ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को निशाना बना दिया है। ईरान ने खुद इसका वीडियो भी साझा किया है, आपके सामने रख रहे हैं। और अब AI वीडियो में दिखाते हैं आपको किस तरह ये अटैक हुआ और कैसे ईरान ने अमेरिकी F-35 पर हमला बोल दिया। वैसे ये AI जनरेटेड है तस्वीर, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये एक AI जो इमेजिनेशन एक है उसको दिखा। F-35 अमेरिका का गुरूर भी कह लीजिए। तो ये अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और ईरान के हमले में इसको कितना नुकसान पहुंचा, अमेरिका ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा। और जब कोई कुछ नहीं कहता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, तो समझिए कि नुकसान बड़ा है। अमेरिकी F-35 के साथ अमेरिकी ड्रोन को भी ईरान ने टारगेट कर दिया है और ये दोनों ही तस्वीर ट्रंप को परेशान करने वाली है। ये ड्रोन है। और अब चलिए आपको बताते हैं आगे कैसे ईरान ने F-35 को टारगेट किया। जंग के बीच ईरान का F-35 को लेकर यह बड़ा दावा है। अमेरिकी F-35 को टारगेट करने का वीडियो जारी किया है ईरान ने। अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर था। इसी दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस पर निशाना लगा दिया। ईरान के ये सिस्टम रडार के बजाय इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो स्टेल्थ विमान की गर्मी को ट्रैक कर सकते हैं, और इसी वजह से अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का फाइटर ईरान की चपेट में आ गया। दावा है कि हमले के बाद F-35 को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया। ईरान के इस हमले में F-35 का पायलट सुरक्षित है, इजेक्ट कर लिया। अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में शुमार है। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। लॉकहीड मार्टिन इस प्लेन को 2006 से बनाना शुरू किया गया था। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का सबसे महंगा विमान F-35 ही है। एक F-35 फाइटर प्लेन की कीमत 715 करोड़ रुपए के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विमान को नुकसान F-35, F-15 और अमेरिकी ड्रोन को नुकसान पहुंचने का इसमें दावा किया गया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी के मुताबिक अमेरिका इस जंग में अब घिर चुका है। एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है। इजराइल को शौक है लड़ने का, अमेरिका को शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को लड़ने का, तो वो तो लड़ी जा रहे हैं साहब, हम तो नहीं खत्म करेंगे। ईरान ने बोल दिया साहब ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म फिर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार है, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार है, हम नहीं उफ करेंगे। आप बोल रहे हो सरेंडर, हथियार डाल दो, डोनाल्ड ट्रंप के आके जूते चाटो, तो वो तो कोई कर नहीं रहा साहब, उल्टे और उनके वार भीषण हो रहे हैं। इजराइल पे नुकसान हुआ है, तेल अवीव में भीषण हमले हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। उन्होंने ईरान के पर्स गैस फील्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, खर्ग आइलैंड पे अटैक हो चुका है,
और कई और फैसिलिटीज पे हो रहा है। ईरान ने बोला साहब आप मेरा तेल हाथ लगाओ, मैं जला के राख कर दूंगा, यानी 20% दुनिया का तेल हम जला के राख कर देंगे। जीटी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट, उनको सुन रहे थे आप। मिडिल ईस्ट में तेल और गैस प्लांट पर हमला कर ईरान ने दुनिया की टेंशन यानी चिंता काफी बढ़ा दी है। इन देशों के साथ ही दुनिया के देशों में यहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस हमले से तेल गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। इधर ईरान कई देशों को लपेटे में ले रहा है। कतर पर भी ईरान ने अटैक किया। कतर पर ईरान के हमले से दुनिया के देश बाकी कैसे परेशान है, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, ईरान के हमले से कतर की गैस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है और कतर की करीब 17% एलएनजी निर्यात क्षमता इससे प्रभावित हुई है। कतर की गैस सप्लाई 3 से 5 साल तक प्रभावित हो सकती है। 3 से 5 साल तक। इससे कतर को सालाना करीब $20 अरब का नुकसान झेलना पड़ सकता है। कतर के लास रफान एलएनजी प्लांट समेत कई गैस सुविधाएं यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कम से कम 2 एलएनजी ट्रेन और एक गैस टू लिक्विड प्लांट बंद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। इसका असर भारत, चीन, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर पड़ेगा। ये देश कतर से गैस आयात करते हैं। भारत अपनी कुल गैस जरूरत का करीब 20% कतर से लेता है। यानी जो हम मंगाते हैं भारत और आपके घरों में, सभी के घरों में जो यूज होता है एलपीजी वगैरह, ये 20% उसका हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असर दुनिया में गैस की कीमतों पर पड़ेगा और हमले के बाद कतर ने तुरंत युद्ध खत्म करने की अपील की है। कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी ने ईरान से हमले रोकने की अपील की है। कतर के प्लांट पर हमलों को लेकर अल थानी ने नाराजगी जाहिर की है। ईरान अब ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, जो सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। अल थानी ने ईरान के हमलों को लेकर चेतावनी जारी की है। ऐसे हमलों का असर दुनिया भर के लाखों लोगों पर पड़ेगा। इस तरह के हमलों से ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होगी, यह कतर का कहना है। और इस पर कतर के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं, सुनिए जरा। This war need to stop immediately. ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। हर कोई जानता है कि इस युद्ध का मुख्य फायदा किसे हो रहा है। ये युद्ध का फायदा तेहरान, वाशिंगटन या दोहा को नहीं बल्कि तेल अवीव में हो रहा है। And unfortunately was taking place now. It's a serve for those. This excursion, but we're going to have to do it. ईरान में जो कुछ हो रहा था मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा मुझे ये कदम उठाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। मुझे वास्तव में लगा था कि हालात इससे भी बदतर होंगे। मैंने सोचा था कि कीमतें इससे ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और जब ये पूरी हो जाएगी तो हमारे पास एक बहुत अधिक सुरक्षित दुनिया होगी। Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. और अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जो तस्वीर आप देखेंगे ये 3 देशों में ईरान के हमले की सैटेलाइट तस्वीर होगी। नजर डालिए आप, सैटेलाइट ये तस्वीर है और हमले के बाद जरा देखिए यहां कितना असर हुआ है। ये सैटेलाइट यूएई, बहरीन, इराक में ये तबाही जो मची है, नजर डालिए। लाल घेरे के अंदर आपको दिखा रहे हैं, ये बिफोर और आफ्टर जिसे कहते हैं, ये पहले का है और वो जो बाद का है। उस लाल घेरे में देखिए, वहां पर मिसाइल अटैक और वहां नुकसान पहुंचा। इजराइल ने तेहरान में जोरदार हमला बोल दिया और शहर के कई जगहों पर अमेरिका, इजराइल ने बमबारी की है मिलकर। तेहरान में जोरदार धमाके हो रहे हैं। कई जगहों पर इजराइल ने सीधा टारगेट किया है। जरा उसकी भी तस्वीरें आई हैं, वो सभी के सामने रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इजराइल के हमले में तेहरान में हजारों लोग बाल बाल बच गए हैं। जहां प्रदर्शन हो रहा था उसके बेहद करीब ये जोरदार ब्लास्ट। ये देखिए, जैसे ही अल्लाहू अकबर कह रहे हैं हो जाता है जोरदार विस्फोट। सुनिए।
और इस मिसाइल अटैक से कई घर तबाह हो गए, जमींदोज हो गए, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीषण अटैक। तो धमाकों के बीच कैसे ईरान में न्यू ईयर और ईद मनाया गया, जरा ये भी जान लीजिए। ईरान में नए साल की दस्तक के बीच हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। तेहरान के पूर्वी हिस्से से लेकर शहर के बीच तक करीब 5 हमले हुए हैं। इनमें से एक अटैक तेहरान के करीब पार्चिन सैन्य परिसर पर हुआ। खबर है कि इजराइल ने मध्य तेहरान में भी हवाई अटैक कर दिया। तेहरान के ऊपर कई बार एयर डिफेंस सिस्टम को भी सक्रिय किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमलों को रोकने की कोशिश होती रही। इजराइल ने फारसी सोशल मीडिया अकाउंट पर हमलों की जानकारी दी और दावा किया कि तेहरान में आतंकी ढांचे को टारगेट किया गया है। आतंकी ढांचे को इजराइल ने 130 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। और इस बीच ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों पर जवाबी पलटवार कर रहा है। ईरान सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई को निशाना बना रहा है। ईरान ने आज सुबह कुवैत की एक तेल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया। यूएई समेत ज्यादातर खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है। उधर ईरान में पारसी नया साल नौरोज मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या है नेतन्याहू का प्लान, उनके अंदर क्या चल रहा है। जरा सुनवा देते हैं सीधे उन्हीं की जुबानी। नेतन्याहू क्या कहते हैं? I'm alive, and you're all witnesses. मैं जिंदा हूँ और आप सब इसके गवाह हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ईरान में बड़े दृढ़ संकल्प और अभूतपूर्व ताकत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन का उद्देश्य अयातुल्ला शासन द्वारा उत्पन्न सरेआम खतरे को खत्म करना है। वो शासन जिसमें 47 वर्षों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। यह अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत के नारे लगाता है और अपने ही लोगों को मौत देता है। Posed by the Ayatollah regime. नेतन्याहू को सुन तो रहे थे आप, लेकिन कुछ दिनों से नेतन्याहू को लेकर कई तस्वीरें वायरल हो रही थीं, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और इन वीडियो को एआई वाला बताया जा रहा था, यानी फर्जी। ये देखिए, 6 उंगली इनकी दर्शाई गई, फिर किया गया एक कॉफी वाली। ये देखिए, नेतन्याहू खुद कह रहे हैं कि मेरे तो 5 उंगलियां हैं, ये 6 कैसे दिखा दी गई। और इन सब के बीच नेतन्याहू आज खुद मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए और कहा, लीजिए जिंदा होने का ये रहा सबूत। Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. You know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And yeah, don't read it. So it's a punch card. Today I erased 2 names on the punch cards, and you see how many more to go. तो इस भीषण जंग के बीच नेतन्याहू की कई तस्वीरें सामने आई थीं, उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। आइए दिखाते हैं और कुछ जानकारी आप सभी तक साझा करते हैं। देखिए, इसमें नेतन्याहू की 6 उंगली होने का दावा किया गया। एक तस्वीर में कॉफी खत्म नहीं होने की बात कही गई थी कि कप थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन कॉफी गिर क्यों नहीं रही। अब खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आ गए। नेतन्याहू ने जंग को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ ही अपनी मौत को लेकर अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, अभी जिंदा हूं और हम जंग जीत रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने 20 दिनों के युद्ध में सफलता हासिल की है। ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन की क्षमता ही नहीं बची है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी क्षमता खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर भी जवाब दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से जंग में साथ आए। क्या कोई ट्रंप को उनकी मर्जी के बगैर कुछ करने के लिए कह सकता है? ईरान के गैस प्लांट पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने स्टैंड साफ किया। इस हमले को इजराइल ने अकेले अंजाम दिया था। ट्रंप के कहने के बाद इजराइल अब ईरान के प्लांट पर हमले नहीं करेगा। नेतन्याहू आगे कह रहे हैं कि हमने ईरान की ताकत को काफी कम कर दिया है। ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो इस जंग को लेकर नेतन्याहू का दावा है कि ईरान में परमाणु बनाने की क्षमता अब बची ही नहीं है। तो IAEA का मानना है कि ईरान में अब भी काफी दम है। Decimated.
हम जीत रहे हैं और ईरान पूरी तरह कमजोर हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन शस्त्रागार को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हमने मिसाइलों और बहुत से परमाणु ढांचे को नष्ट कर दिया है। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को बेअसर कर दिया है। उसकी नौसेना समुद्र की तह में पड़ी है। अभी और काम बाकी है और हम उसे पूरा करेंगे। By the way, what we have is satellite imagery. ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। उनके पास क्षमताएं हैं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास औद्योगिक क्षमता है। हमें फिर से बातचीत की मेज पर लौटने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो बात होगी बेंजामिन नेतन्याहू की, लेकिन नेतन्याहू के साथ जूनियर खामनेई पर भी सस्पेंस बना हुआ था। ईरान ने एआई वीडियो जारी किया था। इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुस्तफा खामनेई है कहां? क्यों उनको एआई वीडियो जारी करना पड़ा है और सिर्फ संदेश जारी कर रहे हैं? तरह तरह की खबरें इसको लेकर भी आई कि वो जख्मी हालत में है, वो रूस चले गए, कहीं कुछ कहा जा रहा है कि वो नहीं रहे। बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही। तो आज मुस्तफा खामनेई का नया वीडियो भी सामने आया, लेकिन यह वीडियो कब का है, कहां का है, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक मतलब क्लियर कुछ भी नहीं है यह वीडियो। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई के वीडियो का सच जान लीजिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का वीडियो सामने आया। जंग के बीच जूनियर खामनेई को लेकर अटकलें लगाई जा रही। मुस्तफा खामनेई कहां हैं? क्या वो रूस में हैं? इसके बाद ईरानी मीडिया ने मुस्तफा का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में मुस्तफा छात्रों के समूह को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अरबी में मुस्तफा खामनेई छात्रों से बातचीत करते दिख रहे हैं। यह वीडियो लेकिन कब का है, इसको लेकर कुछ नहीं बताया गया। अटकलें हैं कि यह वीडियो पहले का हो सकता है। खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा सुप्रीम लीडर बनाए गए थे या बने थे। 28 फरवरी को हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी। युद्ध के बाद से मुस्तफा कभी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं हुए, नहीं दिखे। अमेरिका ने हमले में मुस्तफा के घायल होने का दावा किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मुस्तफा के पैर में चोट लगी थी। इस हमले में उनकी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुस्तफा कोमा में हो सकते हैं। मुस्तफा के रूस जाने की भी खबरें सामने आई थी। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन जूनियर खामनेई पर अमेरिका की पैनी नजर है और उन पर अमेरिका के पास पल पल की अपडेट भी है। देखिए जरा, सुनिए। उनका नेतृत्व खत्म हो चुका है। उनके नेता खत्म हो गए हैं। उन्होंने नए नेता चुने, वो भी खत्म हो गए हैं। फिर नए नेता चुने, वो भी खत्म हो गए और अब वो फिर से नए नेताओं की तलाश कर रहे हैं। हमारी सेना अद्भुत है। हमारे पास एक शानदार सेना है। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य उपकरण है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की सेहत अभी भी अस्थिर बनी हुई है। वो इजरायली हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसलिए ईरान के नेतृत्व में क्या हो रहा है, इस पर निर्णय लेने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनकी सटीक स्थिति और ईरान की नेतृत्व संरचना के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ईरान को मानना पड़ेगा, वहां की जनता को भी। देखिए, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बैकफुट पर नहीं आए, अटैक लगातार कर रहे हैं। कैसे? कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। नॉर्थ इजराइल में ईरान ने कई हमले किए हैं। मिसाइल ने यहां भारी तबाही मचाई। अब जरा देखिए तेल अवीव के रिहायशी इलाकों की तस्वीर। इस रिहायशी इलाके में भी ईरान के कुछ मिसाइल गिरे हैं। ये नजारा उसके बाद देखिए, घर में भीषण आग लग गई, धमाका हुआ जोरदार। ये रिहायशी इलाका है और यहां सड़क पर गड्ढे बन गए क्योंकि लगातार ये लाइन से आप कारों को देख रहे हैं। ये क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, इनमें से कई कारें। सड़क की दुर्दशा है पूरी तरह से। मिसाइल यहां पर चूंकि गिरी है और उसका असर देखने को मिला। एक और तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, रिहायशी इलाके पर भी। ये मिसाइल लॉन्च की तस्वीर ईरानी सेना ने जारी किया है।
ये तेल अवीव की अभी तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल अवीव वहां का सबसे बड़ा शहर इजराइल का, यरूशलेम राजधानी। साथ ही साथ एक और आपको तस्वीर दिखा देते हैं, मिसाइल लॉन्च की तस्वीर ईरानी सेना ने जो जारी की है, ये वीडियो देखिए। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब इजरायली हमले में मारे गए थे। आखिरी विदाई में हजारों की भीड़ तेहरान में मौजूद रही। این شعار الله اکبرتان را فراموش نکنید. با این شعار الله اکبر بود که طاغوت. और इसी बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की भी हत्या कर दी गई है इस युद्ध में। इजराइल के साथ ही ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यही है जिनकी तस्वीर है। तो जंग के बीच इजराइल ने ईरान को एक और झटका दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की हत्या, इजरायली हवाई हमले में ये मारे गए हैं। आईआरजीसी के बयान जारी करके उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। नैनी ने आखिरी बयान नेतन्याहू को लेकर ही दिया था। नैनी ने कहा था नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार है। ईरान की मिसाइल क्षमता के चरम पर होने का दावा किया था और युद्ध के बावजूद ईरान लगातार मिसाइल उत्पादन कर रहा है। ईरान के पास मिसाइल के पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया गया था और इसके कुछ ही घंटे के बाद ही इजरायली एयर स्ट्राइक होता है और इस स्ट्राइक में नैनी मारे जाते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी उनके मौत की पुष्टि की। ईरान ने इस हमले को कायराना बताया है। इसे टॉप सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने की साजिश करार दिया है ईरान ने। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं है। ईरान में मौत की विचारधारा पर आधारित शासन दुनिया को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों को बंद करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये सफल नहीं होगा। इजराइल अपने तरीके से मदद कर रहा है और अन्य माध्यमों से मिली खुफिया जानकारी अमेरिका के होर्मुज जलडंबरू मध्य को खुला रखने के प्रयासों में सहयोग कर रही है। कल्पना कीजिए कि अगर आयातुल्ला शासन के पास परमाणु वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल होते तो वो पूरी दुनिया को किस तरह से ब्लैकमेल कर सकता था। चलिए कुछ और आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और कुछ और अपडेट आप सभी तक हम साझा करेंगे, क्योंकि युद्ध लगातार भीषण ही होता चला जा रहा है। रुकने का नाम तो फिलहाल कोई भी नहीं ले रहा है। मिस्र की तस्वीर आई है। इजिप्ट में मनाई गई है ईद और दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है आज, लेकिन मिडल ईस्ट में इस मौके पर भारी टेंशन है। ये इजिप्ट में नमाज अदा करने पहुंचे लोगों की तस्वीरें हैं, देखिए। और अब अल अक्सा मस्जिद के बाहर नमाज, जंग के बीच अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा की ये तस्वीर। तो देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों में आज ही ईद मनाई जा रही है, लेकिन यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज नहीं अदा की गई। इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद परिसर को पूरी तरह बंद रखा है, जिससे फलस्तीनी मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं कर पाए। फलस्तीनियों ने मस्जिद के करीब सड़कों पर नमाज पढ़ी है। अल अक्सा मस्जिद को 28 फरवरी 2026 से ही बंद किया गया है। जंग शुरू होते ही मस्जिद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मस्जिद परिसर में केवल वक्फ स्टाफ के सदस्यों को इजाजत है। प्रति शिफ्ट 25 सदस्यों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति है। आम मुसलमानों और फलस्तीनियों को मस्जिद में एंट्री नहीं है। अल अक्सा को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदी अल अक्सा मस्जिद को अपना मंदिर होने का दावा करते हैं। यहूदी इस अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार की पूजा करते हैं। अल अक्सा को लेकर यहूदी और मुसलमानों के बीच हमेशा टकराव रही है, जंग रही है। 60 सालों में यह पहला मौका है जब ईद पर अल अक्सा में नमाज नहीं हुई है बंद।
8 अरब इस्लामी देशों ने मस्जिद को बंद करने की कड़ी निंदा की है। डिफेंस एक्सपर्ट को अब सुनवाएंगे आखिर जंग से किसका फायदा हो रहा है। नजर। ईरान का दक्षिणी पार्स गैस फील्ड इतना बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है कि वो 13 साल तक पूरी दुनिया की गैस आपूर्ति को पूरा कर सकता है। इसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया। ईरान ने उसके बदले में फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में 9 देशों के ऊपर उनके ऑयल और गैस भंडारों के ऊपर अटैक कर दिए। नतीजा ये हुआ कि कतर और सऊदी अरेबिया सब ईरान के खिलाफ हो गए। जितनी उथल पुथल इस अटैक से मची है, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये इजराइल ने बगैर मुझे कॉन्फिडेंस में लिए किया था, लेकिन इजराइल अब और अटैक नहीं करेगा। यानी एक दूसरे के ऊपर बात को टालना की कोशिश की जा रही है। देखिए, ईरान तो जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान को समर्थन भी मिल रहा है। जी, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थित फोर्स भी हमला कर रही है और उसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नजर डालिए पहले। उधर इस बीच इराक की राजधानी बागदाद में एक ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट करने का वीडियो भी सामने आया है। वो भी तस्वीरें देख लीजिए। ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिया गया। बागदाद इराक की राजधानी है और वहां पर ये देखिए अटैक कर दिया। इस जंग में ब्रिटेन की भूमिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज। अब ब्रिटेन ने एक बॉम्बर के उड़ान भरने की तस्वीर वहां से आई है। ये देखिए, ये बॉम्बर है, फाइटर जेट। और अब आपको बता देते हैं ईरान ने ब्रिटेन को कैसे चेतावनी जारी कर दी है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने अब सख्त रुख अपना लिया है। अमेरिका को समर्थन देने पर ईरान ने ब्रिटेन को खुली धमकी दी है और कहा है कि यदि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने अमेरिकी फौज की मदद की, अमेरिकी सेना को ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, तो उसे ईरान के खिलाफ हमले में भागीदार माना जाएगा। यह बयान ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन से बातचीत में कहा है। दरअसल अरागाची ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं में युद्ध की स्थिति पर चर्चा हुई। अरागाची ने कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों पर पक्षपाती रुख का आरोप लगाया है। तो ईरान की रणनीति क्या है, रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। सर्वाइवल के ऊपर ईरान के आ चुका है और अब उनकी ये नीति बन चुकी है कि अगर हम डूब रहे हैं तो हम अपने साथ और भी सबको लेके डूबेंगे। दे डोंट केयर कि गल्फ स्टेट्स के अंदर भी कितना भी नुकसान हो जाए। They are just in a very, very, very destructive mode. इसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर को एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉरफेयर बना दिया है। उनको वीक पॉइंट्स पता है यूनाइटेड स्टेट्स के कि इकोनॉमिकली राइट नाउ दे कैन हर्ट देम, चाहे वो ऑयल के जरिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गल्फ नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो। दूसरा, उन्होंने कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिए हैं। इजराइल को कोई भी पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में, गल्फ वर्ल्ड में लाइक नहीं करता। सो इस करके उन्होंने एक मल्टी डायमेंशनल अटैक की तरह किया है इसको। हाइब्रिड वॉरफेयर के वेरियस एलिमेंट्स, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एंड लीगल एलिमेंट्स भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं। दिस इज अ केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी। आनंद पानन में फेंकी हुई मिसाइल्स और ड्रोन्स नहीं है ये। और देखिए, जंग होती है तो सिर्फ जो देश इसमें उलझे रहते हैं या लड़ते हैं सीधी जंग, उस पर ही असर इसका नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है, ग्लोबल इंपैक्ट जिसे कहते हैं। तो जंग का असर इधर भी दिखने लगा है। देखिए, हमारे यहां देश में अगर भारत की बात करें तो आज से प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.37 के आसपास इसमें बढ़ोतरी है।
जी हां, तो प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लीटर महंगा हुआ है, लेकिन सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया सरकार की तरफ से। सामान्य पेट्रोल पूरे देश में पुरानी कीमत पर ही मिलती रहेगी आपको। प्रीमियम पेट्रोल सामान्य के मुकाबले 5 से 10 रुपए महंगा होता है वैसे, और अब स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। यह बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से होगी। दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 112 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। यह बढ़ोतरी जंग के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम आज $109.54 प्रति बैरल पर है। एक दिन पहले दाम $117.98 प्रति बैरल पर पहुंचा हुआ था। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत का असर आम लोगों पर नहीं होगा, क्योंकि इसकी बिक्री कुछ पेट्रोल बिक्री का एक छोटा सा हिस्सा ही होती है, इसलिए इस बढ़ोतरी का असर लग्जरी कार वालों पर ही होगा। इस बीच औद्योगिक डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने इसके दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। औद्योगिक डीजल का इस्तेमाल फैक्ट्री और कारखानों में होता है, वहीं सामान्य डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग लगातार घट रही है, कम हो रही है। सिलेंडर्स की जमाखोरी रोकने के लिए 4500 छापेमारी की गई है। उधर 24 घंटे में 7500 एलपीजी उपभोक्ताओं ने पीएनजी पर शिफ्ट कर दिया है। ये भी कुछ डिटेल्स है। बहुत सारे एफआईआर भी देश भर में दर्ज हुए हैं। प्रीमियम पेट्रोल लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसकी कीमत में बढ़ोतरी का आम लोगों की जेब पर कोई खास असर नहीं होगा। जरा सुनवाते हैं आपको, सुनिए। जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, and that is hardly 2, 3 or 4% of the entire petrol which is sold every day. तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस डीरेगुलेटेड है, उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है। तो देखिए, भले ही आम आदमी की जेब पर बोझ पड़े ना पड़े या बढ़े ना बढ़े, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ोतरी को लेकर सियासत जरूर बढ़ गई है। कौन क्या कह रहा है, किसका क्या पक्ष है, जरा अब उसको सुन लेते हैं, सुनिए। प्रीमियम पेट्रोल के कंज्यूमर्स बहुत ही लिमिटेड है और उसका एक अलग प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का, और उसमें एक नॉमिनल इंक्रीज हुई है, उसका इम्पैक्ट आम लोगों के जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। और रही बात उसमें भी इंक्रीज की, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल में भयंकर उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस स्टेबल बनी हुई है। ये भारत की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ और मजबूती को दिखाते हैं। 26-27 लाख करोड़ रुपया पिछले 12 साल में सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से तेल, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, जो वैट्स लगती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, एक्साइज लगती है, जो उस पे कमाया है। क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। सप्लाई नहीं हो पा रही है, डिमांड ज्यादा है, तो उस वजह से प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब स्थितियां सामान्य होंगी तो निश्चित तौर पर आगे स्थितियां और अच्छी आएंगी और बेहतर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात, क्योंकि अब बात हम करेंगे रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर पार्ट 2 की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है धमाल और कर दिया है कीर्तिमान। तो रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 2 ने रिलीज होते ही धमाल शुरू कर दिया है। 19 मार्च को रिलीज के साथ फिल्म ने भारत में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली, जबकि अब तक फिल्म ने भारत में 144 करोड़ रुपए का कारोबार किया है पूरा। इसने धुरंधर के पार्ट 1 को भी ओपनिंग कमाई में पीछे छोड़ा। पिछले साल रिलीज हुई धुरंधर ने पहले दिन भारत में 28 करोड़ रुपए कमाए, जबकि धुरंधर 2 ने पहले ही दिन करीब 100 करोड़ की कमाई कर ली। भारत के साथ ही यह फिल्म पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। फिल्म ने पूरी दुनिया में कमाई को लेकर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। 3 घंटे 49 मिनट की यह फिल्म 21वीं सदी की दूसरी सबसे लंबी हिंदी फिल्म है। इससे पहले 2003 में एलओसी करगिल 4 घंटे 15 मिनट की लंबी पिक्चर थी। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन हैं। इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और निर्माता तीनों ही आदित्य धर हैं। माना जा रहा है कि यह फिल्म रविवार तक 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। फिल्म के पहले पार्ट धुरंधर ने दुनिया भर में 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, और अब धुरंधर पार्ट 2 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल शुरू कर दिया है। तो एक तरफ जहां फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। फिल्म में आतिफ अहमद के किरदार को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे हम। देखिए, धुरंधर 2 के कंटेंट पर कुछ धार्मिक नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं।
दरअसल फिल्म पर यह विवाद आतिफ नाम के किरदार को लेकर है, जो कि यूपी में बाहुबली रहे अतीक अहमद से प्रेरित कहा जा रहा है। फिल्म के अनुसार आतिफ का आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा से कनेक्शन था। वो पाकिस्तानी लिंक के जरिए भारत में जाली नोटों की सप्लाई में शामिल था। उसे यूपी में पाकिस्तानी समर्थित सरकार बनाने की साजिश में शामिल दिखाया गया। फिल्म के इसी किरदार पर राजनीति से लेकर धर्म गुरुओं तक आग बबूला है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इसे एक चुनावी एजेंडा बताया है। अब आपको सुनवा देते हैं कौन कौन क्या कह रहा है। एसटी हसन है, नेता समाजवादी पार्टी, कह रहे हैं कि कोई सबूत है तो इंटेलिजेंस को दें, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, जानबूझकर विवाद खड़ा किया जाता है जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बढ़े। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हैं, AIMJ प्रमुख हैं। फिल्म में एक विशेष समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम में दरार डाली जा रही है, इनका कहना है। वारिस पठान AIMIM के नेता हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए धुरंधर पार्ट 2 बनाई गई है। इस तरह की फिल्में सिर्फ एक साजिश के तहत बनाई जाती है। मौलाना चौधरी इफ्राहिम है, यूपी के शाही मुफ्ती हैं, वो क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करके ऐसी फिल्में बनाना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। आतंकवाद अपराध मानसिक बीमारी है, इन्हें किसी धर्म से जोड़ना गैर कानूनी है। अबू आजमी नेता समाजवादी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं, फिल्म झूठ पर आधारित है और नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसे फिल्में बननी चाहिए जिससे लोग आपस में जुड़ें और तरक्की करें। अब आपको सुनवा देते हैं कौन क्या कुछ कह रहा है। जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, जो सियासतदान वो क्या सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर, सुनिए उनको। का मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का, ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा हो चाहे जैसा हो। लगता तो ऐसे ही है कि ये मूवीज जो हैं सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि आपस में हिंदू मुसलमानों का भी ताना बाना तोड़ने की ये फिल्में बनाई जा रही हैं। ये हथकंडा भी है और ये फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता है पैसा लेते हैं नफरतें फैलाने के लिए। उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा है, उसकी मेकिंग बड़ी अच्छी है। जो उससे उस तरह की जो माउंटिंग है वो लोगों ने देखी नहीं है एक जमाने से क्या मतलब कभी भी नहीं देखी। तो इट हैज बीन और आपके दो देश के राष्ट्रपति जॉब करते करते इस फिल्म की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए और क्या हो सकता है। बस आपको कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में आ गए जो 2 चुनिंदा रुपये कमाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ, नफरत, प्रोपोगेंडा दिखाने में लोग मानते हैं। ये पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। और क्या यही 2 ही क्रिमिनल 3 ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। धुरंधर मेरी फेवरेट फिल्म है, इस साल की फेवरेट फिल्म है और मैं चाहूंगा कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर देखें। जितनी निंदा की जाए इस फिल्म की इतनी कम है। क्या ये फिल्म साबित करना चाहती है कि सड़क पे खड़े हुए लोगों को गोली से मार दिया जाए, अदालतें बंद कर दी जाए, नोटबंदी पर सैकड़ों लोग मारे गए उसे जस्टिफाई कर रही है? इस फिल्म को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा होगा। चलिए कुल मिलाकर ये कहिए कि धुरंधर तो धुरंधर निकली। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिखा देते हैं कि कहां डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम हो गई है। थोड़ा डिटेल्स देख लीजिए। ये बड़ी खबर है अपने आप में। पिछले कई सालों से डॉन की संपत्ति नीलाम करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब यह संपत्ति नीलाम हो चुकी है। तो कहां यह नीलाम हुई है, यह भी तो जानने योग्य बातें हैं। किसने खरीदा, चलिए बताते हैं आपको। अब जरा समझिए पूरी विस्तार से खबर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम की पैतृक संपत्ति नीलाम हुई है। नीलामी में मुंबई के एक शख्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर 4 प्लॉट खरीदे हैं और ये चारों प्लॉट्स खेती की जमीन है जो रत्नागिरी के मुंबके गांव में स्थित है। मुंबके को डॉन दाऊद इब्राहिम का पैतृक गांव माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई प्लॉट दाऊद की मां अमीना बी के नाम पर दर्ज है। डॉन की संपत्तियों को खरीदने के लिए पहले लोग डर के कारण सामने ही नहीं आते थे, लेकिन इस बार मुंबई के एक निवेशक ने सभी 4 प्लॉट खरीद लिए हैं। इससे पहले 2017, 2020, 2024 और 2025 में भी नीलामी की कोशिश हुई थी। नवंबर 2025 में न्यूनतम कीमत में 30% की भारी कटौती भी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई खरीदार डर के मारे आगे नहीं आया। हालांकि दाऊद की जमीन खरीदने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी गई है। ये सभी जमीनें कास्कर परिवार की पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा थी, जिन्हें 1993 के मुंबई ब्लास्ट से जुड़े मामलों के बाद जब्त किया गया था। फिलहाल डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी इस बार हो चुकी है। यह खबर पुष्ट है।
अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात, क्योंकि गंगा पर इफ्तार जारी है बवाल। देखिए, कोर्ट में फूट फूट कर रो गए आरोपी। ये सब कुछ आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। जरा समझिए कि अब मामला कितना गर्म हो चुका है और इस पर सियासत क्या हो रहा है। देखिए, 14 आरोपियों की जमानत याचिका तो खारिज हुई और आरोपियों की 10 साल की सजा भी हो सकती है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हम वाराणसी की कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो वायरल थी फोटो। देखिए, कुछ दिन पहले गंगा नदी में लड़कों ने इफ्तार किया था, वो अब फूट फूट कर रो रहे हैं। पहले तो ये देखिए, दावत वाली हमारी गंगा, पवित्र माँ गंगा जिन्हें हम पूछते हैं, जिनमें आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं, और ये चिकन बिरयानी वगैरह खाया जा रहा है, मतलब मांस गंगा के ऊपर। देखिए, इफ्तारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर सवाल हुआ था। लेकिन ये जो मांसाहार कर रहे हैं इफ्तारी में, और वही हड्डियां वगैरह कहाँ गई होंगी? गंगा में, और एफआईआर दर्ज, और अब ये विवाद। देखिए, इस पर भी काफी राजनीति हुई है। इन पर आरोप लगे, इन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिसके बाद सभी की गिरफ्तारी हो गई। ये सभी वही हैं, तस्वीर 14। तो कल रात में कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। इन लोगों ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। देखिए, सारे आरोपी भैया 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 आप क्या करेंगे? आप रो रहे हैं? पीछे करो। चलिए अब बता देते हैं कि कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, गंगा नदी में इफ्तार करने वाले आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सारे आरोपियों को 14 दिनों की जेल के लिए भेज दिया गया है। सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी फूट फूट कर रो रहे थे, कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग रहे थे, रिहा करने को कह रहे थे। पुलिस ने बताया रोजेदारों ने नाविकों का अपहरण किया था, नाविक को धमकाया और नाव हाईजैक करके गंगा में इफ्तार पार्टी के लिए उतार दी। पार्टी के दौरान भी नाविकों ने रोक टोक करने की कोशिश की थी, इन लोगों ने उनकी नहीं सुनी। साथ ही फोटो वीडियो अपलोड कर दिया। रील के बीच में मस्जिद को दिखाकर फिर गंगा को शूट किया गया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने की अपील की है। नाविक चश्मदीदों के बयान पर अपहरण की धाराएं लगाने की अपील की है। बता दें कि आरोपियों ने 16 मार्च को गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी की थी। इन लोगों पर चिकन बिरयानी खाकर गंगा नदी में फेंकने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर सभी 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। में जो टर्निंग पॉइंट था, उसमें जो नाविक थे, जैसा कि हमने पहले बताया था, रंजन साहनी और अनिल साहनी का बयान जो विवेचक ने पर्चा नंबर 4 पे दर्ज किया था, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ के कोर्ट को सुनाया और यह बताया कि उसके इच्छा के विपरीत नाव को ले जाया गया, उसको जबरदस्ती ले जाया गया। लिहाजा इसमें वीएनएस की धारा 308(5) बनती है, जिसमें 10 साल की अधिक की सजा है। कहने का मतलब इस मामले में जो शुरुआत में जो एफआईआर थे, जो हल्के प्रकृति के धाराओं में थे, अब विवेचना के बाद इसमें 308(5) की बढ़ोतरी हुई है और उसको कोर्ट ने उसमें रिमांड स्वीकृत कर लिए। 2 पेज का उन्होंने लंबा चौड़ा आदेश दर्ज कराया है और उस आदेश के तहत कोर्ट ने उनका न्यायिक रिमांड बना लिया है। और अब आगे बढ़ते हुए बात अचानक बदले हुए मौसम की, यानी पहाड़ों पर बर्फ भारी। पहाड़ों पर कैसे भारी पड़ रही है बर्फ, आइए तस्वीरें दिखाते हैं आप सभी को। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कैसे बर्फ की वजह से रास्ता जाम हो गया है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। और आज पवित्र बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए जरा कैसे पूरा परिसर बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ की सफेदी, बर्फ के फुहारे कहीं, और आप कहीं पे बैठे हुए घर में यहीं से दर्शन कर दीजिए। देखिए तो सर ये भी जान लीजिए कि अब किस तरह से पहाड़ों पर पारा लुढ़क गया है और उसका असर आप तक भी पहुंच रहा होगा, है ना। चलिए जरा कुछ अपडेट करते हैं और बता देते कहां कहां अभी पारा लुढ़का हुआ है।
पहाड़ों पर दोबारा बर्फबारी का दौर शुरू हो चुकी है और कुल्लू मनाली समेत हिमाचल के कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त बर्फ की सफेदी में हैं, ढके हुए हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 3 से 4 दिन बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। और इसी बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तस्वीरें जो आई हैं आपके सामने हमने रखी। अगले महीने मंदिरों के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों जगह मानो बर्फ ने खुद भगवान का श्रृंगार किया हो। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ समेत कई इलाकों में बर्फ की वजह से रास्ते ब्लॉक हैं। कई फीट बर्फ जमने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही थम चुकी है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ को हटाने में जुटी हुई है। मनाली में भी 2 दिन पहले बर्फ के बीच 1500 गाड़ियां फंस गई थी। हालांकि सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया था और अभी भी अटल टनल पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। हालांकि इसी बीच सैलानियों के चेहरे पर खुशी भी दिख रही है। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद लोग काफी उत्साहित हैं। सब बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कितने खुश हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। जो बर्फ मैंने सोचा नहीं था उससे काफी अच्छी बर्फ यहाँ पे मुझे देखने को मिली है और मैंने काफी एंजॉय किया। एंजॉय हो रहा है सर बहुत ही। ये एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं कि ये स्नोफॉल होएगा। जो मॉल रोड पे बर्फ पड़ रही है, लाइव बर्फ, इसमें बिल्कुल ऑसम एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो मैं लोगों को बोलूंगा से आओ यहाँ पे एंजॉय करो। दिन पहले यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गया था, अभी स्नो आया तो अभी स्कीइंग का काम भी शुरू हो गया है, माउंटेन बाइक का भी हो रहा है, स्कीडो का भी हो रहा है। हाँ, दूसरी बात और है कि खाली टूरिज्म में नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमारी लोकल फसल है, सेब है, उसके लिए भी बहुत सारा फायदा हुआ है। खाने के लिए तो बहुत लाभदायक है। यानी कि हमारा पहले तो सूखा पड़ा हुआ था, अभी 3-4 दिन हो गया बर्फबारी हो रहा है। थोड़ा सा रोड ब्लॉक हो रहा है, हमारा आना जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, है बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। सुना था कि कश्मीर जन्नत है, दिख भी रहा है। आके हमें ऐसा लगा वाकई में हम एक बहुत ही सुंदर और अनएक्सप्लोर्ड जगह पे आए हैं। नहीं तो मार्च में इस समय बर्फबारी कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आके हमें जो लगा ना, जो फील आ रहा है, देखिए कितना मेरे साथ जो आए हैं, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी फैमिली भी मेरे साथ आई है, वो सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सच में वैली बहुत सुंदर है, मतलब सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। हंसते हुए चेहरे, खुश वाले चेहरे। इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए कचहरी मेरे साथ ही आशुतोष चतुर्वेदी के साथ। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। जुड़ते हैं थोड़ी देर के बाद, बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।